डिप्रिसिएशन को भी एक्चुअल में तो नहीं निकल पाता, हम एस्टिमेट लगाते हैं। और एस्टिमेशन कैसे होगा कि सपोज एक मशीन है, उसकी प्राइस कितनी है और उसकी लाइफ कितनी है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम परसेंटेज फॉर्म में ये प्राप्त कर पाएंगे या ये अटेन कर पाएंगे कि 10% या 5% या 15%, वॉट एवर इट इज़। तो हम ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा। और व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? चूँकि हम एस्टेब्लिशमेंट में प्लांट और मशीनरी को लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को लेते हैं, है ना। फिक्स्ड यानी प्रोडक्शन है चाहे नहीं है, उसके अंदर उनका जो चार्जेस होगा, अगर हमने कैपिटल कहीं से उधार लिए तो उसका इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा पर मंथ। और अगर मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन, तो हम जब उसको काम में लेंगे ऑब्सोलेशन लास्टली होएगा, लेकिन टूट फूट हर समय होगी। तो डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो मोटा मोटी तौर पे वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या लिखेगा कि उसको कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट है, उसको कितनी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, उसको कितने लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, उसको किस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, कौन से प्रकार के रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, और कितने स्किल्ड, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर्स की आवश्यकता है, कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होगा, अगर उसने उस प्लांट को इंश्योर किया हुआ होगा तो उसका मंथली जो प्रीमियम है या क्वार्टरली होगा या ईयरली जो भी होगा प्रीमियम, वो भी उसको इंक्लूड करेगा। उसके बाद में वॉट एवर काइंड ऑफ द प्रोडक्शन, उसके अंदर जितना भी मशीन, जिस प्रकार की मशीन्स को यूज़ किया जाएगा, उन मशीन की कॉस्ट आएगी और उस मशीन का डेप्रिसिएशन भी वो एस्टिमेट करेगा। और उसके बाद में जब प्रोडक्शन होगा और ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, वाटर और अदर एक्सपेंसेस जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिएंगे, उसको भी वह उसके अंदर इंक्लूड करेगा। इंक्लूड करने के बाद में वो एस्टिमेट करेगा कि, और हर चीज़ किस में होगी, मॉनेटरी फॉर्म में, कि अगर उसको लैंड की रिक्वायरमेंट है तो कितना एरिया चाहिए, उस एरिया की कीमत क्या होगी, रॉ मटेरियल की कीमत क्या होगी, वेजेस क्या होगी, परमानेंट जो स्टाफ होंगे उनकी सैलरीज कितनी होगी। चूँकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है तो शुरुआत में तो वो अलग अलग मैनेजर्स नहीं रखता, वो खुद ही मैनेजर होता है, बिकॉज ही हैज़ नो मनी टू हायर द एम्प्लॉयज़ लाइक द मैनेजर्स, क्योंकि उनकी सैलरी को हाई देना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय अब इसीलिए उस एंटरप्रेन्योर को ये सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे ये बुक है, उसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज़ देयर। तो पूरा डिटेल में इसमें दे रखा है कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। दिस बुक इज़ वेरी गुड, डॉक्टर वसंत देसाई, मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। यू कैन बाय और यू कैन, है ना, कहीं लाइब्रेरी में मिल जाएगा। ये मेरी लाइब्रेरी की बुक है, ठीक है। फिर हम कहते हैं लोन्स होते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, है ना। कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ उसका स्पान ऑफ टाइम कम होता है, कुछ बहुत ज़्यादा। और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक सिंगल ओनर भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी हो सकता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड? मोर देन 50% अगर स्टेट गवर्नमेंट 50.1 भी हो सकता है तो वो पब्लिक लिमिटेड में आते हैं। और प्राइवेट पार्टनर जो स्टेक होल्डर है उनका 50% ज़्यादा। एनीबडी एल्स? पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ओनली प्रॉफिट को कंसीडर किया जाता है और केवल ऑनरशिप रखी है, वो प्राइवेट। और जिसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन, वेलफेयर की गारंटी और पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो बिल्कुल किसी भी फॉर्म में, चाहे गवर्नमेंट की थ्रू हो, तो वो पब्लिक रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट उनको रूल्स एंड रेगुलेशन रेगुलाइज, उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल, वेलफेयर की।
अपन देखते हैं ना कुछ कंपनीज के आगे पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है और किसी के ऊपर सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस तो गवर्नमेंट की नहीं है, सही है, पॉइंट पे आते हैं। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक जो लिमिटेड है ना, तो उसमें क्या होगा, हमने वर्ड यूज़ किया पब्लिक लिमिटेड, बट प्राइवेट और पब्लिक हाँ, पब्लिक लिमिटेड लिखा नहीं जाता बट लिमिटेड लिखा जाता है। सुनिए, अब पब्लिक वर्ड क्यों यूज़ किया मैंने? बेल एंड सेल इज़ द गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग बोलते हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, है ना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बिकॉज थोड़ा सा मैं स्मॉल स्केल पे आऊँगी, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइवेट ओनरशिप है, ठीक है। अब चूंकि मैंने जो वर्ड्स यूज़ किए, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक है फला प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर डिफरेंस बता रही हूँ। गवर्नमेंट को छोड़ दो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, हम यहाँ पे शेयर्स की बात करते हैं, शेयर्स, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके अंदर पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि वो अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है, ठीक है, और उन शेयर्स को कितना पब्लिक परचेज करती है, सही है। और प्राइवेट लिमिटेड में जो चार पांच जो पार्टनर्स होंगे, उस इंडस्ट्री को हम या उस कंपनी को हम प्राइवेट लिमिटेड नहीं बोलेंगे। उसमें क्या होगा, मिनिमम 20 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, और वो क्या होंगे, दे विल बी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सही है। और वो जो शेयर्स होंगे उनमें रोटेशन होगा कि सपोज मैंने कितने लिए, आपने कितने लिए, आपके कितने हैं और आपके कितने हैं, ठीक है। तो वो जो कंपनी होगी, कंपनी रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होगी जिसमें ये जो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और अदर रिलेटिव्स जो इंक्लूड होंगे, उनके शेयर्स ही रोटेट होंगे। किसी एक के पास ज़्यादा हो सकता है, किसी एक के पास कम हो सकता है, इसीलिए वह लिखा जाता है पीवीटी लिमिटेड। और जो लिमिटेड है उसमें जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के लिए जारी कर दिए जाते हैं, अवेलेबल कर दिए जाते हैं। जब भी उस कॉरपोरेशन को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द शेयर होल्डर्स। समझ में आ गया? इसलिए ये अंतर ज़रूरी है कि पीवीटी लिमिटेड और लिमिटेड में क्या अंतर है। और जो गवर्नमेंट की है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट कहलाएगी। आजकल तो पब्लिक सेक्टर यूनिट में क्योंकि गवर्नमेंट उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रही है, तो उस वजह से चूँकि एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन सभी का हो रहा है। पहले रेलवे जो था वह 100% गवर्नमेंट के, अभी उसका प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना। पेट्रोलियम जो आफ्टर इंडिपेंडेंस और प्लानिंग पीरियड के अंतर्गत, है ना, 91 से जो पहले प्लानिंग पीरियड चल रहा था, उसमें जो मिनरल्स हैं, जो पेट्रोलियम है, जो केमिकल बेस्ड है, जो कोई ड्रग बेस्ड है, उनका पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल। फिर हमने कहा कि जैसे ग्लोबलाइजेशन का आया तो 51% इक्विटी किसके हाथों में, फॉरेन, एफडीआई, 51% तक फॉरेन, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉसिबल। और अभी तो 100 तक आ गया है, कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी सब में 100% एफडीआई इज़ पॉसिबल, है ना। तो उससे कारण क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो जो फंड आएगा, जो भी एसेट्स होंगे उसके, तो उसका एक लिमिटेशन है, और उस गवर्नमेंट को हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। बजट का एलोकेशन हर फील्ड में करेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, है कि नहीं। तो अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम इतना बर्डन क्यों अपने ऊपर लें, तो पीपीपी नाम सुना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जितने भी ये 4 लेन्स, 6 लेन्स और ये जो ब्रिजेस बन रहे हैं, ये क्या है, पीपीपी, है ना।
क्या ये पूरा टाइम अगर L&T ने बनाया है तो उसका पूरा टाइम उसके पास ही रहेगा? कितना particular time के लिए this kind of कितना 20 years 10 years है ना? extend कर देते हैं. एक्सटेंड कर देते हैं वो गवर्नमेंट के साथ में यहाँ इंडिया है मिनिमम 10 years है ना. तो वो L&T को जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो L&T उसको बनाएगा और उसके कारण से क्या होगा अगर बंद हो गया. और हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में जो प्रॉफिट है वो उस ओनर के द्वारा मैक्सिमम वो रखता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और गवर्नमेंट क्या करेगी? वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोसाइटी, उसको ध्यान में रखेगा. तो जब हम जो प्राइवेट कंपनीज है जब वो प्रॉफिट को अपने दिमाग में रखेंगी तो क्या होगा? अपने क्वालिटी को भी वह देगा क्योंकि उसका इंस्पेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा. अब वो डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट को कितना क्या देता है और उसके बाद में भी वो डैमेज हो जाता है, ब्रिज गिर जाता है ना. तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी मक्कारी करी और कितनी घूसखोरी ली है ना. तो लेकिन हम चूँकि थ्योरेटिकल बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट रोल करती है और जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं वह अपने क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को बनाते हैं. और उस समय कैपिटल का अरेंजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होके वो प्राइवेट कंपनी करती है. तो गवर्नमेंट अपने ऊपर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो भार है उसको कम करने के लिए इस प्रकार के मॉडल्स को अपनाती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना. अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में था, अभी टेक्सटाइल में भी आ गया, खादी उद्योग में भी PPP है. मैडम जैसे ये PPP मॉडल में अभी बहुत सारी स्कूलें एक बार योजना में भी दे रही हैं पर उनमें ज़्यादातर स्कूलें वो थी जो वेल स्टेब्लिश थी, जिसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो या ख़राब स्थिति में हो उनको देने की बजाय वो जो अच्छी इस्टेब्लिश्ड है उनको दे रहे हैं. ऐसा क्या? ऐसा तो बस गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से फंड जो स्टेट और सेंटर से लेती है ना. इट्स डिपेंड ऑन ओनली द गवर्नमेंट. अब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या 100% ऑनेस्टी से काम करती है? नहीं करती. तो यही है ना कि फंड तो ले लिया और ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और उन लोगों को ही देंगे जो पावरफुल है क्योंकि गवर्नमेंट के पॉकेट में पैसा जा रहा है. चोट तो सीधी जनता पे हो रही है. तो तो इतना अगर ध्यान रखते, अगर जनता का ध्यान रखते तो आज जो भी जो इंस्पेक्टर्स होते है ना वो क्या करते? हर चीज़ का इंस्पेक्शन प्रॉपरली करते, चाहे वो फूड का हो चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट का हो है ना. टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज चल रहा है सपोज है, नहीं मैं बताती हूँ. अब मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद में पता लगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रॉड हैं या कहीं और से डिग्री लिए हुए हैं और मरीज की जान चली गई. तो मेडिकल में तो बहुत कम चांसेस हैं ऐसे, अप्रूवल मुश्किल से मिलता है. लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस और दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होता ही है. ये फर्जी डिग्रियां कैसे ऐसे ही तो जाती है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल होता है क्योंकि वो व्यक्ति उस गवर्नमेंट को पैसा पहुंचा दिया. अगर पॉकेट में पैसा नहीं गया तो उसी व्यक्ति को जेल हो जाएगी. और ये मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है. यस, इन द ईयर ऑफ 2004 और 5 जो जोधपुर यूनिवर्सिटी, ये बाद में हुआ, उससे पहले जब उन्होंने डेंटल खोला था है ना, तो उस समय फ़ीस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी है ना. हालांकि मुझे यहाँ डिस्कशन नहीं करना चाहिए लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, चूँकि बात आ गई है इसलिए मैं उस चीज़ को बता रही हूँ कि 2004-5 के अंदर जब डेंटल कॉलेज खुला था है ना, तो उस समय जो खोलने वाले थे उन्होंने गवर्नमेंट को, क्योंकि डोनेशंस वर वेरी हाई है ना, और हर व्यक्ति चाहता था कि मेरा बेटा BDS हो. अभी तो घर घर गली गली में BDS मिल जाएंगे और डेंटिस्ट भी मिल जाएंगे और क्लिनिक भी मिल जाएंगे है ना. MBBS इतना नहीं है क्योंकि MBBS का जो फी स्ट्रक्चर है ना, इट इज़ वेरी हाई
है ना। तो अभी उतना नहीं है, कम होता जा रहा है, वो भी धीरे धीरे बिल्कुल कम होता जा रहा है ना। कंपटीशन बढ़ रहा है। यस। तो क्या हुआ था कि कमल मेहता साहब को अंदर ले लिया, ठीक है, और पूरा एक ग्रुप था, है ना। और इसमें जो मेन कल्प्रिट जो थे, है ना, वो तो चले गए। वो अपने आप को है ना बोल, मतलब मैं बीमार हूँ और वो जैसे ही है ना। फिर बाद में पता चला, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि हाँ सबको क्लीन चिट मिल गई, सबको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन जो मेन कल्प्रिट थे वो तो पकड़ में आए ही नहीं, बिकॉज उनका तो बहुत ज़्यादा पावर था कहीं ना कहीं से, कैसे भी कैसे। लेकिन ये जब पता चल गया कि भाई हाँ फॉरेंसिक रिपोर्ट और सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो सेलिब्रेट करने गए, है ना। जाने के बाद में रात में जब घर आए, बाउंड्री पार करके 20 लोग आए, सीबीआई वाले, नॉर्मल कपड़ों में थे, रात का टाइम था, 11-12 बजे थे, और गनमैन भी था घर के बाहर। लेकिन वो तो चले गए, अंदर चले गए। और ड्राइंग रूम में मेरे भाई साहब सो रहे थे, वही भाई साहब जिन्होंने कल जिनकी बात कर रही थी, है ना। तो वो अपनी बहन के यहाँ गए हुए थे, कज़न सिस्टर। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने बोला वेयर इज़ कमल मेहता। उन्होंने ये कर दिया इशारा करते हुए, तो चले गए, पकड़ लिया और थाने ले गए पकड़ के। तो फिर सिस्टर ने बोला कि देख पता करो, एक ड्राइवर था और एक गनमैन था और एक भैया को भेजा, बोले कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कि कहीं इनका किडनैप तो नहीं हो गया। तो जाके पता चला कि अशोकनगर थाने में लेकर गए वो, है ना। फिर बहुत टाइम तक उनको अंदर रखा गया। तो क्या हुआ, क्या ठीक है उनका इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, लेकिन जो पैसा मीडिएटर ने मांगा था, चूँकि ये बात गवर्नमेंट के करप्शन की आई है ना, तो मैं बात जिसने मीडिएटर उनको पैसा दिया था और उन्होंने कह दिया था, बिल्कुल आश्वस्त कर दिया था कि गवर्नमेंट हमारी मुट्ठी में है। और कहीं ना कहीं एक बार उन्होंने अपने डायलॉग्स भी दे दिए थे कि गवर्नमेंट मेरी जेब में है, ठीक है। उनको पता ही नहीं कि हमारा फ़ोन विजिलेंस पे है या हमारा टेप हो रहा है। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो मीडिएटर ने पैसा उस गवर्नमेंट को पहुंचाया नहीं था, तो उन्होंने सीधा जेल में धर दिया, है ना। और चूंकि मुझे ये बात इसलिए पता है कि आई एम द क्लोज रिलेटिव ऑफ दैट पर्सन, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, तो वो व्यक्ति इस प्रकार का, या जो वो ग्रुप जो व्यक्तियों का था, वो इस प्रकार का काम नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ढील कौन देता है? गवर्नमेंट ही देता है, सही है। और अभी भी क्या हुआ, मतलब उस व्यक्ति ने जीरो से शुरू किया और 300 करोड़ तक। मारवाड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज उनका था, जेएनयू उनका था। जेएनयू तो यूनिवर्सिटी बनने के बाद में क्या होता है कि जब ताकत अपने हाथों में आ जाती है ना, तो उसका गलत उपयोग होने लगता है ना। जब आरटीओ के अंडर में था, एआईसीटी के अंडर में था, तब तक उसका शानदार था। और उस कॉलेज से निकले हुए बच्चे या मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अच्छी जगह एस्टेब्लिश्ड है। और वशिष्ठ भाटी साहब जो कल मिले थे, उन्होंने बोला मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैं कहा वेरी गुड, है ना। और आरपीसी ये भी मेरे स्टूडेंट है। हाँ सर मेरे पढ़ाए हुए। बिल्कुल सही है। तो कितना अच्छा लगता है कि अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जब इस प्रकार के मुकाम पे पहुंचते हैं, तो अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना, वी आर द टीचर्स। वो हमारे स्टूडेंट्स भी है, हमारे कलीग्स भी हैं, है ही है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, अगर गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए रियली काम करना चाहती है, तो वो लोगों के हितों का ध्यान रख के काम करेगी, वरना प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो जो पीपीपी मॉडल है, उसमें भी गवर्नमेंट का सोसाइटी के वेलफेयर में कितना हाथ होता है, और जो पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है उसमें वो कितना प्रेशर कितना रहता है। अभी जैसे कल मैंने बात करी थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो गवर्नमेंट जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमको पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो हमको एस्टेब्लिश करनी थी कंपनीज को। फिर उसके बाद में बोला कि नहीं, ये तो कुछ लोगों के हाथों में ही ये सत्ता जारी है ना। सिंघानिया, डालमिया, टाटा, बिरला, वॉटेवर उस समय जो थे, ठीक है।
तो उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को कम करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए और 91 के अंदर MRTP एक्ट लागू किया, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, जिसके अंदर यह कहा गया कि एक व्यक्ति ही सब चीज़ों का उत्पादन या सब इंडस्ट्रीज या सब सर्विसेज को नहीं एस्टैब्लिश कर सकता। ठीक है। फिर 91 की पॉलिसी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसमें पहले होता था फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फिर आ गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोनों में अंतर क्या है बता सकते? फेरा और फेमा। रेगुलेशन में कितने पे कंट्रोल कहीं कह सकते हो, फेमा में कैसे था, जो फंड है उसका यूज़ कैसे किया जाना है, ना कि कितना किया जाना है, वहाँ पे कुछ कंट्रोल लिमिट पे था फेरा। मतलब फेरा मीन्स रेगुलेशन एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन था कि वॉट एवर द डिमांड एंड वॉट एवर द सप्लाई ऑफ द डॉलर्स, क्योंकि डॉलर को स्टैंडर्ड करेंसी माना गया है। फॉरेन एक्सचेंज की बात हम करते हैं जब दो कंट्रीज़ की करेंसी के बीच में एक्सचेंज होता है तो जिस रेट पे होता है दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना। अब उस फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो डॉलर है उसको हर जगह एक्सेप्ट किया गया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो डॉलर इज़ द स्टैंडर्ड करेंसी। ठीक है। अब चूँकि फेरा में तो होता था कि वॉट एवर द प्राइसेस, वॉट एवर द डिमांड ऑफ डॉलर, वॉट एवर द सप्लाई ऑफ द डॉलर, तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन कहीं ना कहीं था ताकि लोगों के ऊपर भार नहीं पड़े, है ना, क्योंकि उस समय भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आज भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। लेकिन 1991 के बाद में फेरा को फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया था और मैनेजमेंट का मतलब है कि व्हाट इज़ द डिमांड एंड व्हाट इज़ द सप्लाई। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों का इंटरेक्शन होता है वहाँ पे उस डॉलर की प्राइस को तय किया जाता है। समझ में आया? जहाँ पे दिस इज़ डिमांड कर्व, दिस इज़ सप्लाई कर्व, जहाँ पे इंटरेक्शन होगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा और उस इक्विलिब्रियम पे प्राइस का डिसीजन होगा। सही है। तो इसलिए हमने जब 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, सुना था, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत, इकोनॉमिक ग्रोथ और जो डेवलपमेंट ग्रोथ था, डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते, इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं क्योंकि वो GDP से रिलेटेड था, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज 2% बट द प्राइस ऑफ डॉलर वॉज टू हाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं कि किसी भी देश की करेंसी की मजबूती किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी GDP के ऊपर, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। बट यहाँ पे चूंकि हमने कहा कि डॉलर के प्राइसेस, डॉलर, है ना, तो फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई कितनी थी उसके अकॉर्डिंग वो जो डॉलर के प्राइसेस थे वो तय हुए थे, है ना। फ्लक्चुएशन बहुत हुए, बहुत ज़्यादा। आज भी हम कहते हैं डॉलर इज़ वेरी हाई प्राइस्ड है। कितना है आज? 81.6। यस। और जब हम 10th में थे तब $1 बराबर 10 रुपया, और सालों तक वो 10 रुपया रहा था, है ना, सालों तक। ठीक है। 1991 से पहले तक उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं थे, 6, 7, 8, 9, 10 बस। और पेट्रोल के प्राइसेस 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया लीटर। उसके बाद जो बढ़ना शुरू हुआ, ये भी क्यों हुआ? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में गवर्नमेंट ने उसको शुगर पे भी कहीं ना हद तक हो गया है, लेकिन जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन शक्कर के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अपने कितने रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाती है। तो सब प्राइम क्राइसिस में डॉलर के प्राइसेस हाई हो गए थे क्योंकि जब एक धनवान व्यक्ति होता है ना, तो जब अमेरिका की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उन्होंने, चूँकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना, तो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे थे। और जब वो धनवान व्यक्ति कंगाल होना शुरू होता है तो वापस अपनी करेंसी को डिमांड खींचता है। तो पहले तो सप्लाई बढ़ा दी, उसके बाद में डिमांड करी, तो जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उनके प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं, और सप्लाई ज़्यादा होती है, स्कैर्सिटी नहीं है, तो उनकी प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। दिस इज़, और डिपेंड करता है कि उस कंट्री की जो इन्फ्लेशन है या इन्फ्लेशन रेट है वो कितना हाई और कितना लो है, उसी के ऊपर हम किसी भी करेंसी की
या किसी भी मनी की वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं या उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। लोअर द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी और सर्विसेज, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मनी। हायर द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मनी। अभी कुछ समय पहले राजस्थान पत्रिका में बहुत बड़ा आर्टिकल आया था कि महंगाई दर, होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस दोनों कम हुए हैं, तो जो इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में चल रही थी वो सिंगल में आ गई, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ, बढ़ा। एंड द वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स होते हैं वो इसको हर महीने, हर वीक और हर क्वार्टरली और ईयरली उसको कंपेयर करते हैं बेस ईयर से, और करने के बाद में पता लगाते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी या करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ है या उसका वैल्यू बढ़ा है ना। तो हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी थ्रू इंडेक्स नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स नंबर? 11-12 में एक पर्टिकुलर इंडेक्स दिस इज कॉल्ड द बेस ईयर। इंडेक्स नंबर हम कहते हैं कि एक ईयर को बेस बना दिया जाता है जो टाइम टू टाइम चेंज होता है, और बेस ईयर उसको माना जाता है। अगर हम 2020 को की बात करें, अगर हम आगे जो ईयर्स आएंगे तो उसमें बेस ईयर चेंज होगा। अभी हमारा बेस ईयर आई थिंक नहीं 13-14 चल रहा है, पहले 11-12 था, 13-14। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो 2020 को बेस 2021 को बेस ईयर क्यों नहीं बनाया जाएगा, है ना। तो वो ईयर जो हर चीज़ से फेवरेबल हो, जहाँ पे कोई बाढ़ की स्थिति नहीं हो, अकाल की स्थिति नहीं हो, कहीं महामारी की तकलीफ ना हो और कोई भी इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशंस ना हुए हों, उस वर्ष को बेस ईयर माना जाता है। और उस बेस ईयर को बेस बना के कंपेयर किया जाता है कि हाँ, कि इस साल उसके कंपैरिजन में कितनी चीज़ों की प्राइसेस बढ़े हैं या घटे हैं। अगर ऑब्वियसली टाइम टू टाइम प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन उसका जो परसेंटेज है उसको हम देखेंगे कि कंपैरेटिवली कितना हाई गया है या मॉडरेट गया है, तो हम इससे वैल्यू ऑफ मनी को मेज़र करेंगे। और ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स होते हैं जो रिटेल्ड और थोक, एक होता है WPI और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रिटेल। अब जो होलसेल में है वही जो व्यापारी लोग होंगे डायरेक्ट मंडी से जो खरीदेंगे वो WPI हो जाएगा, और कंज्यूमर जो हम कस्टमर जिसको या कंज्यूमर जिसको खरीदेगा जिस प्राइस पे, या जो छोटे दुकान वाले तो होलसेल से लेंगे और हम उनसे लेंगे। तो अब इनके जो प्राइस इंडेक्स होंगे, है ना, तो वो डिपेंड करेगा बेस ईयर से, और आज उसकी रेट क्या है, चाहे वो चावल हो, दाल हो, आटा हो, घी हो या शक्कर हो या कपड़े हों या मिनरल्स हों, चाहे वो ड्रग्स हों, चाहे वो केमिकल्स हों, और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आने वाले सीमेंट, आयरन, स्टील और व्हाटएवर जो भी होगा, जितना भी होगा। इसलिए हम बात करते हैं खाद्य पदार्थ भी हो गया, सब्जियां भी हो गई, तो वेजिटेबल का इन्फ्लेशन रेट कितना है, फूड ग्रेन्स का कितना है, अदर कमोडिटीज़ और उनका डिवाइड करते हैं ईयर से, नंबर ऑफ ईयर से। हाँ, वो कुछ माइनस होता है, बेस ईयर का माइनस, करंट ईयर का माइनस, और अपॉन करंट ईयर इनटू 100, ये जो इंडेक्स नंबर जो निकाला जाता है, और इंडेक्स नंबर के थ्रू वैल्यू ऑफ मनी को निकाला जाता है। ये पूरा जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं तो पूरा टेबल बनाते हैं, टेबल से फार्मूला डालते हैं, फार्मूला डाल के और फिर वो बेस ईयर से कंपेयर हो जाएगा कि 199 है। अगर टोटल 199 आई और उसको हम 100 से माइनस करेंगे तो हम कहेंगे 99 से प्राइसेस बढ़ी हैं, तो वैल्यू ऑफ मनी 99 से डाउन हुई है। अगर 330 है तो 100 को माइनस कर देंगे तो 230 हो जाएगा। आगे जो भी कैलकुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो PPP मॉडल, और जब हम बात करते हैं कि पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को और जो चीज़ बन रही है उसमें क्वालिटी को किस प्रकार से लाया जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, उनका मोटिवेशन प्रॉफिट कमाना होता है, और उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में इंस्पेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। प्राइवेट इसके बाद भी गवर्नमेंट कहती है कि NHI जैसे आप बता रहे हो कि हाईवे वगैरह PPP मॉडल में बन रहा है, और अभी NHI के सबसे ज़्यादा मतलब ऑल ओवर इंडिया में 10 पे कर्जा है,
तो फिर उनके ऊपर कैसे कर्जा होगा? उनके सारे मॉडल पीपीपी मॉडल, सारे नोट पीपीपी मॉडल कर्जा किसके ऊपर है? NHAI के ऊपर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि सारे रोड तो क्या नाम से पीपीपी मॉडल पे बनते हैं। हाँ, तो पीपीपी मॉडल में इन्वेस्टमेंट तो कंपनी करेगी, कोई कंपनी करेगी। NHAI भी क्यों उसका भाग पड़ता है? NHI पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब पीपीपी सबसे ज़्यादा कर्जा ये NHAI रीजन हो सकता है क्योंकि लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी उन्हें वो लोगों से। अधिग्रहण के उसके लिए जो देना होता है, तो लैंड उसको एक्वायर हो करेगी, जाएगा। उसका कंपनसेशन तो देना है ना। अगर सड़क को चौड़ा करना है ना, तो जो भी उस एरिया में आ रहा है ना, तो उसको क्या दिया है? वो तो सारा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में रहता है ना। नहीं नहीं नहीं, BOT मॉडल पे चलता है ये, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब बिल्ड वो करेगी, ऑपरेट वो करेगी, फिर ट्रांसफर कर देगी गवर्नमेंट को, जो भी उनका MOU हुआ है 20 साल बिल्कुल, के लिए, हाँ, 20 जो साल के लिए बिल्कुल, ऐसा हाँ रहता है। हाँ। अब लेकिन जो जैसा शायद जो मैं समझता हूँ अथॉरिटी ने जब ये जमीन वगैरह के लिए मुआवजा देते हैं, उसमें उनका होता होगा कि किसी का खेत आ रहा है, हाईवे पे किसी का खेत आ रहा है, तो कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना। नेगेटिव में बैलेंस शीट शो होती होगी उनकी। वो गवर्नमेंट कंपनीज में सबसे ज़्यादा कर्जा केवल NHAI पे ही है। नहीं, इसमें नंबर 1 पे NHAI है। NHI पे है, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो L&T को मिला कॉन्ट्रैक्ट, L&T ने बना दिया, और 10 साल 15 साल वॉटेवर जो भी है, तो आज हम देखते हैं टोल टैक्स पे आना और जाना वो लेते हैं। 15 साल बाद गवर्नमेंट को फायदा होगा। टोल टैक्स वो रेस्ट्रिक्शन होता है 15 साल 20 साल का। वो तो अपने दम पे बनाती है, प्रॉफिट को कंसल्ट। और गवर्नमेंट को तो नुकसान होना ही नहीं चाहिए, इतनी भरपाई तो आराम से हो जाती है। आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट सेक्टर जो भी कंपनी है, तो सबसे ज़्यादा कर्जा NHAI के ऊपर है। इनिशियली मैम हो सकता है जो ये कह रहे हो सही है, बट 10-15 साल बाद वो चीज़ें अपने आप कंपनसेट हो जाएंगी। उसके बाद तो जो भी टैक्स जो जाएगा वो गवर्नमेंट को ही जाएगा ना, तो गवर्नमेंट की तो इनकम हुई उल्टा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो NHAI पे ऐसा सबसे ज़्यादा मतलब पब्लिक सेक्टर। हाँ, हो सकता है उसके कुछ कारण और अलग हो सकते हैं। हाँ, पब्लिक मोड पे है तो फिर तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं तो मतलब ही नहीं है फिर पीपीपी का मॉडल का। अगर गवर्नमेंट के ऊपर भार है तो पीपीपी का मतलब ही नहीं है कुछ। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? एक चीज़ थोड़ा इससे थोड़ा सा हटके है वैसे इकोनॉमिक्स की, कि जैसे ये होता है कि जो इनकम गैप होता है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है, तो उसमें ये है कि कंजम्पशन जो एलीट क्लास है, जो हायर क्लास है, उसको जितना ज़्यादा ऐसी कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करवाया जाए, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का, कि ताकि वो लोअर क्लास जो है उनको वो फ्लो हो, मतलब लोअर क्लास ऐसी सर्विसेज या ऐसे उनको सप्लाई करे गुड्स की, ताकि वो एलीट क्लास जो है वो उस कंजम्पशन में ज़्यादा खर्च करे, ताकि उनकी जेबें भरे जो लोअर क्लास है। ऐसे कुछ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स करना, इसमें गवर्नमेंट ने वो क्या मतलब ध्यान दिया? नहीं, तो मैंने जो चीज़ बताई थी ना, हाँ आपका पॉइंट सही है। जो मैंने कहा था कि कुछ लोगों के हाथों में सत्ता होना, तो गवर्नमेंट, तभी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लाया गया, जिसमें क्या होगा, आप और मैं भी उस इंडस्ट्री को या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काबिल रहें, जो क्लास A के लिए भी होगा, B के लिए भी होगा और C के लिए भी होगा। हाँ नहीं, लेकिन जैसे खास करके ये आइडेंटिफाई किया जाए कि जो हायर क्लास है वो कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सबसे ज़्यादा खर्चा उन पर प्रेफर करते हैं या मजबूर हो जाए उस पर खर्चा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फ्लाइट से वो अक्सर आते जाते हैं फ्लाइट्स पे, तो लेकिन वो लोअर क्लास को पैसा पास ऑन नहीं होता, वो हायर टू हायर क्लास ही वो पैसा कम कैश फ्लो होता रहता है। तो ऐसा कुछ हो, जैसे हैंडीक्राफ्ट के आइटम में मान सकते हैं, जैसे बाड़मेर के हैं या ये रूपा देवी का बहुत सुना था, तो इस टाइप की चीज़ों से तो ऊपर से पैसा एस्केलेट होकर नीचे आ रहा है, लेकिन वो ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। लेकिन हम कहते हैं कि जो एलीट क्लास है उनके टेस्ट और हैबिट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। अब अगर कहते हैं एलीट क्लास डायमंड्स के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं या फरारी, मतलब कोई लोग सुनिए BMW में जाएंगे, मर्सिडीज़ में जाएंगे, तो अब मर्सिडीज़ का तो प्रोडक्शन, तो वो प्रॉब्लम वही है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को पढ़ने का कारण यही है कि चूँकि पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, अब तो बैंक भी छोटे उद्यमी को पैसा देती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसीलिए लगाए हुए हैं कि छोटे से छोटा उत्पादन करता, और जो मोदी जी ने जो स्टार्टअप्स यूज़ किए हैं, है ना, या कौशल विकास योजना जो बनाई है, तो वो क्या है कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं,
क्वालिटी वाले हैं या ओरिएंटेड है, तो उनको ये मौका दिया जाए कि वो छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्शन करे, और लोगों की जिन चीज़ों की हम फॉरेन से डिपेंडेंट है उन्हीं चीज़ों का देश के अंदर उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि क्योंकि वी हैव द हाई पॉपुलेशन, हमारा जो कंट्री है हाईली पॉपुलेटेड है, तो हम सारी जनता की भरपाई तो नहीं कर पाते, तो हमें कुछ न कुछ इंपोर्ट करना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का लगना मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, तो लोगों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, उसके बाद में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को लगाएंगे तो इनकम जो जनरेट होगी उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और पैसा आएगा, तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होगा। सही है। इसीलिए उसको डिसेंट्रलाइज्ड करने के लिए छोटी छोटी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण से एक व्यक्ति खुद सक्षम हो और दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सके। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिस क्लास में पैसा है वो खर्च करने के बाउंड कैसे होगा, उसकी या तो टेस्ट अगर अपन कर नहीं सकते अगर चेंज, तो टेस्ट या तो क्रिएट किए जाए नए टेस्ट, ऐसी कुछ चीज़ें प्रोडक्ट सर्विस हो, या फिर उनको कोई स्टैच्यूरी ऐसे लीगल फाउंडेशन दी जाए कि नहीं आपको ये तो करना ही पड़ेगा, या ऐसा ही। हम कंजम्पशन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि व्हाट इज़ योर टेस्ट व्हाट इज़ माय टेस्ट, उसको नहीं कर सकते। हम इनकम पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस जिसको बोलते हैं, कि आप उनकी जो इनकम है उसको इतना कर दीजिए कि वह उस चीज़ को खरीदने में ही प्रतिबंधित रहे। हायर विल बी द इनकम। अब नहीं तो क्या होगा, देश के अंदर नहीं देश से बाहर मंगवा देगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि वो फॉरेन में अगर उसके रिलेटिव्स होंगे तो उन्हीं से मंगवा लेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसीलिए हम गवर्नमेंट जो होती है प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, और इस प्रोग्रेसिव टैक्स का कारण ही यही होता है कि गरीब एकदम गरीब नहीं हो जाए और अमीर एकदम अमीर नहीं हो जाए। लेकिन अभी जो हमारे अंबानी जी हर चीज़ का प्रोडक्शन और हर चीज़ का मार्केटिंग, हर चीज़ का रिटेल में बेचना, तो ये भी कहीं अच्छी बात नहीं है। ये भी क्या है, एक व्यक्ति को ही आप एंड एक ग्रुप ऑफ पीपल को ही आप MRTP एक्ट का उल्लंघन है ना। तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट किस प्रकार से उसको अप्रूवल दे, क्योंकि वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट का रोल दोनों होता है, पैरेलल में चलता है। लेकिन हम कहते हैं कि जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको रेगुलेट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। बीच में आज से 10 साल पहले वॉलमार्ट और कारफोर को डिवाइड कर दिया था, और फिर उनको बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो उनको भागना ही पड़ा। तो क्योंकि वी हैव द डेमोक्रेटिक कंट्री, तो छोटे छोटे व्यापारियों ने बोला कि अगर वॉलमार्ट आ गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन रिलायंस तो यही वॉलमार्ट बन रहा है। ओपोज तो क्या है कि सब है ना, मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको मतलब मैं पॉलिटिकली टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, बिकॉज बीजेपी को लोग वोट देने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं और राहुल को पप्पू बनाया जा रहा है। अब वो है चाहे नहीं है, लेकिन उसको इतना कर दिया। अब मोदी जी केजरीवाल से घबरा रहे हैं, घबरा इन द सेंस, किस सेंस में, क्योंकि वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। यस है ना। आप दिल्ली में 3 बार चीफ मिनिस्टर, आप बिजली फ्री दे रहे हो लोगों को, आप जो एजुकेशन की बात कर रहे थे हैं, तो वो क्या है। हाँ, तो अगर ऐसा ही मुख्यमंत्री अगर सारे स्टेट्स में हो जाएं तो देश का बहुत ज़्यादा। मैम हम भी इंजीनियरिंग लाइन से हैं, लेकिन इससे मैं केजरीवाल से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने अन्ना हजारे को जो डिसीव किया था ना, वो तो बहुत ही स्टंट था, इसलिए तो मैं नंबर देखो इसमें ना, देखो सुनिए दिखावा है, आउटपुट भी दिखावा है। जो मुफ्तखोरी से किसी को दे देना, वहाँ पे उन्होंने मुफ्तखोरी चला रखी है दिल्ली में कि ये कर देंगे, वो फ्रीबीज इज नॉट अ डेवलपमेंट नहीं है। वो लोगों की यस, आप फ्री मत दइए, उससे लोगों को क्या होता है, लोग काम करना बंद कर देंगे, है ना। हाँ, आज यही तो हो रहा है। दिल्ली के स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमने बचपन से हम भी जाते रहे, वो ऑलरेडी इतना क्लासी रहा है कि उसमें सिर्फ एक फिनिशिंग टच देने की जरूरत है। आपने जो बात करी थी ना, आपने जो बात करी थी कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और उसी में वो फंड उन्हीं को अप्रूवल दिया गया है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। अरे भाई, आप जैसे हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, तो आप थे ट्राइबल्स पे जाओ ना,
वहाँ- उन पे जाओ। अगर आप हाँ टांग क्षेत्र में अगर वो करके दिखा दें तो हम मानेंगे। तो मानेंगे, और नहीं तो भाई है ना, अगर यहाँ पे कोई है तो बुरा मत मानिएगा, है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि रिजर्वेशन 10 साल तक, उसके बाद नहीं, उसके बाद अमेंडमेंट हो, लेकिन वोट बैंक के कारण से, ओनली बैंक वोट बैंक के कारण से ये रिजर्वेशन उल्टा ज़्यादा बढ़ रहा है, दिया जा रहा है। उसमें ना रिजर्वेशन के लिए लाइन लिखी हुई है कि ओनली फॉर 10 years फॉर द पॉलिटिकल रिजर्वेशन, या नॉट फॉर द सोशल रिजर्वेशन। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो जानबूझ के ये जितनी भी पार्टियां हैं वही बढ़ा रही हैं। बिल्कुल वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन समाज की डिमांड नहीं, नहीं है। समाज की डिमांड तो समाज को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो 1927 के ऑनवर्ड्स मिल रहा है, तो उसको प्रिजर्व करने का वो उनकी डिमांड्स तो वो है, पॉलिटिकली नहीं है। नहीं पॉलिटिकली तो ये राजनीतिक पार्टियां ही चाहती हैं। बिल्कुल। इसका क्या किया जाए, सभी राजनीतिक पार्टियां उनका रिप्रेजेंटेशन भी तो वो अदरवाइज तो समाज के बारे में इंटरफेरेंस आज हम नहीं शायद जनरल के हैं, समाज तो को वो सारे अपने- जनरल के गए तो शायद उनके हकों को सुनने वाला बोलने वाला कोई नहीं कोई नहीं होगा। नेचुरल है, नेचुरल है, ये तो होता ही है कि आप उस कास्ट और क्रीड को अगर बिलोंग करते हैं तो आप अपने समाज में उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा ही करेगा, करेगा ही ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और नेशनलिटी है वो मैकेनिकल हो गई है, कंट्रोल हो गई, ठीक है। तो क्या इससे लोकतंत्र को खतरा हो रहा है? यस, मैं बताती हूँ, आने वाले 5 साल के अंदर अगर गवर्नमेंट इसी प्रकार से काम करती रही तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, डिक्टेटरशिप आई जाएगी, आधी तो आ गई और आधी आ जाएगी, दंडात्मक स्थिति आ जाएगी। आ गई। आप अपन अगर 10 साल 20 साल पहले की बात करते हैं और आज की बात करते हैं तो हम लोगों के जहन में, हम लोगों के मस्तिष्क में ये धारणा आ ही जाती है कि हम कहीं ना कहीं से ऊपर से हम रिस्ट्रिक्टेड है। तो फिर में है ना, एक कमेंट्स देखो आप, अगर ऐसे कमेंट्स होते हैं आपस में कि जैसे सामने वाला तो सामने वाले का मर्डर कर देते हैं। यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो खैर राइट टू फ्रीडम जिस तरह ये सही कह रहे हैं, restriction जबरदस्त करते हैं एक मतलब पक्ष विपक्ष में, तो क्या लग रहा है अपने को कि हम एक फाल्स कौन सी स्टेट की तरफ हैं? तो ये आप जो रिपब्लिक टीवी जो आता है वो क्या है? NDTV, रिपब्लिक टीवी है ना। NDTV खिलाफ बोलता था तो उसको खरीद लिया, सही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वहाँ पे पैनल में बैठे हैं लोग, है ना, वो कैसे लड़ रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति इसको कंटिन्यूसली देख लेना तो उसका दिमाग जो है ना वो पागल हो जाएगा। मैंने टीवी देखना छोड़ दिया, मैंने न्यूज़ देखना छोड़ दिया। जोड़ दिया। चैनल्स बहुत एक्सट्रीम, जैसे NDTV है या एक्सट्रीम बुराई करते हैं, एक्सट्रीम बढ़ाई करते हैं। दोनों जो चीजें चीजें गलत हैं हैं। उनको देखना ना पक्ष में हर चीजें अच्छी होती है, ना विपक्ष में हर चीजें। सरकार कोई भी सरकार को अगर कमियों को उजागर करना बुराई नहीं माना जाता, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी को। और ये जितने मीडिया है उनकी ड्यूटी है कि वो उसके अंदर पाई जाने वाली बुराई को एक्सपोज करे। वहाँ बैठ के ये ड्यूटी नहीं है कि सरकार की जो अच्छे गुणों को वहाँ प्रशंसा करे। ये वो अच्छा टीवी नहीं है, कोई भी टीवी। मैं तो कहती हूँ कि अगर मतलब मैं PM की क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ। अगर PM अपनी खूबियों को खुद ही बड़ा मतलब बोले कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तो वो अच्छा PM नहीं हो सकता। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो, तुम बोल रहे क्या हो रहा है ये, व्हाट इज दिस। काम अपने आप दिखेगा, अगर आपने किया है तो उसको जताने की जरूरत। सारे ही जो टॉप चेयर पे होते हैं सभी सब कोई भी हो, कोई एवरीबडी। क्योंकि क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी का जो ढर्रा है वो चेंज हो गया है ना। पहले अगर अपोजिशन के लोग मिलते थे तो बहुत हेल्दी वे में मिलते थे, उनकी आपस में उस प्लेटफॉर्म पे लड़ाई होती थी, लेकिन दिलों वो एक जगह बैठ के चाय भी पीते थे, खाना भी खाते थे और डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होता था। आजकल वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। डिस्कशन होता था तो आर्गुमेंट होते हैं। यस, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो सही मैडम, असर गलो जी वसुंधरा राजी का तो सही है। सबका है, सबका ही है, सेल्फ अप्रेजल है, वो डिपेंड करता है। इसीलिए हम कहते, होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। तभी तो वो पॉलिटिशियंस हैं, और पॉलिटिशियन को कोई नहीं समझ सकता। मैडम जो सेल्फ अप्रेजल जो बता रहे हैं आप, क्या ये आइडेंटिटी क्राइसिस का ये दूसरा रूप है? ये है
वो व्हाट्सएप पे था कि राहुल गांधी ने बोला राष्ट्रगीत बजाओ, नेपाल का गीत बज गया, तो वो उसमें उसका क्या फॉल्ट है? वो तो उसने जिसने उसको बजाया उसका फॉल्ट था, है ना। तो फिर कहते हैं कि ये देखो यहाँ पे, तो उसके वो भी था मैम कि वो राष्ट्रगान बोलना चाहते थे, उन्होंने राष्ट्रगीत बोला था, वो भी गलत था। वो गलत था। वो डिफरेंस भी नहीं यस, राहुल गांधी। बिल्कुल। लेकिन ये कोई बड़ी बात अरे भाई आप देखिए ना, पहले सोनिया वाले ने किसी और से प्रेरित होकर नेपाल का बजा दिया, तो दंडित तो उसे किया जाना चाहिए। दंडित किसको किया गया? पप्पू को कर दिया, बोले पप्पू पप्पू पप्पू। और राहुल गांधी को मैंने सुना हुआ है किसी यूनिवर्सिटी में वो आए थे, और मतलब मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना उनको पप्पू बोला जा रहा है ना, है नहीं वो इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं और है ना। लेकिन वो क्या है कि अब आप किसी से घबराते हो तो उसको बोले ये चोर ये चोर ये चोर, इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता। तो आप अगर किसी झूठ को 100 बार बोलोगे तो ना वो सच्ची लगेगा। राहुल गांधी में बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं है, तो वही तो कह रहे हैं, नहीं है ना, राजीव गांधी भी नहीं थे। नहीं थे। अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, अदरवाइज लेकिन वो फिट पॉलिटिकल होता तो मात्र अब मनमोहन सिंह जी जब 91 में अपने जो इंडिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तो उस समय जब इकोनॉमी को बूस्ट किया, और आज हम जहाँ पे है, वरना हम वहीं रहते 90 में जो थे ना, हम बैलगाड़ी पे। हालांकि ठीक है, अभी कोविड के चक्कर में वापस हम उस स्थिति में आ गए, लेकिन ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये नेचर का फॉल्ट है, ठीक है, और कुछ पॉलिसीज़ का फॉल्ट है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर नहीं होते, है ना, अगर नहीं होते तो फिर प्रॉब्लम। हाँ, हालांकि हम कह सकते हैं कि अगर आप वर्ल्ड बैंक से और IMF से मदद मांग रहे हो तो उनकी शर्तें थी कि ये चीज़ों को आप अडॉप्ट करोगे तब आपको ये सहायता दी जाएगी। तो लेकिन उसका भी तो क्या हुआ, एनालिसिस हुआ कि अगर हम उन चीज़ों को अपनाते हैं तो हम कहाँ पे अपने आप को देखेंगे। वैसे मैम अब आज का ज़माना ये आ गया है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी ग्लोब के हिसाब से बनानी पड़ती है। कोई चाह करके भी जो है ना, या तो क्या है कि या तो डिक्टेटरशिप नॉर्थ कोरिया जैसी होनी चाहिए जो कोई परवाह नहीं करे, और या फिर लोकतंत्र जहाँ भी है ना, उनको वैश्वीकरण के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। कोई PM CM कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री को प्रभावित ऑब्वियसली करेगी। और चूंकि फ्री ट्रेड हो गया, पहले रेस्ट्रिक्शन था, पहले टैरिफ कोटा बहुत ज़्यादा हाई रेट, इसलिए हम कहते हैं ना कि 1991 से पहले अगर किसी ने इम्पोर्टेड घड़ी लगा रखी थी तो बोला इम्पोर्टेड है। सोनी TV होता था, अरे इम्पोर्टेड आ गया। अब आज क्या है, सब कुछ है। वो कोई ये नहीं है कि ये कोरिया की है, नहीं ये जापान की है, नहीं ये अमेरिका की है, कुछ नहीं, सब यहीं पे है ना। तो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का ही रूप है। और ग्लोबलाइजेशन में एक कंट्री डूबता है। अब हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी मतलब जो कोविड के कारण से इतना अफेक्टेड नहीं थी, या सब प्राइम क्राइसिस जो हुआ था 2008 के अंदर, अमेरिका की बैंकें दिवालिया हो गई थी और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो गई थी। तो अब डाउन हो गई तो डिमांड हमारे प्रोडक्ट्स की कम हो गई, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हुए, कम हो गए, और उसके कारण से वर्ल्ड वाइड जो रिसेशन था वो हुआ। लेकिन इंडिया में ये चीज़ है कि इंडिया के अंदर लोगों में सेविंग करने की पावर है, तो जहाँ पे सेविंग्स होगी वहाँ पे लोगों को नुकसान नहीं होगा। बाकी दूसरी कंट्रीज क्या करते हैं, आज के इंडिया के लोग भी कहते हैं ना, खाओ पियो मज़ा करो, सैलरी कमा रहे हैं, होम लोन ले लिया, व्हीकल लोन ले लिया। डेबिट कार्ड का सिस्टम नहीं, क्रेडिट और उसका कारण था कि जो लोन दिए गए, यहाँ पे तो पूरी सिक्योरिटी होती है, गारंटर्स होते हैं और मॉर्गेज होता है, और वहाँ पे बिना किसी सिक्योरिटी के उनको दे दिया गया था, तो कुछ लोग लेके भाग गए। अब क्या पोजीशन है वहाँ? अब तो विदाउट गारंटी अभी भी देते हैं, तो यहाँ से जाते हैं ना। मैं क्या कहती हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर किसी को सीड मनी दे दी जाती है, अगर सीड मनी देते हैं या लोन देते हैं, तो कुछ लोग तो लेके ही भाग जाते हैं। अब कौन पकड़े, है ना। और बिजनेसमैन भी भाग जाते हैं, नीरव मोदी जैसे, माल्या जैसे, तो क्या कर सकते हो उसका। तो कहने का मतलब है कि वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, है ना। तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द नेशन। तो उनमें भावना किस प्रकार से आएगी, जब पॉलिसीज अच्छी बनेंगी। पॉलिसी मेकर्स जो होंगे वो पॉलिसीज बनाएंगे इन एवरी सेंस, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, चाहे प्रोडक्शन सेक्टर में हो। अब कहते हैं कि जो यूरिया की कमी आ रही है ना, तो अब किन किन को तो यूरिया ज़्यादा दिया जा रहा है, और जो बेचारे जिनको असली में चाहिए उनको दिया ही नहीं जा रहा है। और यहाँ पे भी पॉलिटिकल कि सेंट्रल से तो आ रहा है, लेकिन स्टेट बीच में खा रहा है, किसको कितना पता,
तो हर व्यक्ति अपनी पॉकेट के अंदर कुछ न कुछ लेना चाहता है, तो ये बातें आएगी कि किसी को तो मिल रहा है 2 बोरी 4 बोरी 10 बोरी और किसी को मिल रहा है कुछ भी नहीं। मैम इसके लिए बड़े जो अरबपति करोड़पति किसान है, खासकर जो पंजाब में, वो जिम्मेदार है ही है। आज गांव में चले जाइए, जिम्मेदार है मैम, इसमें तुमको पता है कि इतना करोड़ के लिए बनाए और इतना खाद चाहिए, तो उसकी डिमांड से तैयारी होती है। ऐसे थोड़े हर चीज़ लिमिटेड सोर्स है, तो उनका प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। जो अमीर है उसको प्रोग्रेसिव जो है वो कम मिलना चाहिए, उसका तो सरकार ही जो छोटा किसान है उसको प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूट सरकार ही करती है ना। तो यहाँ पे सरकार की वही तो यही तो कह रहे हैं, सरकार ही तो बेईमान है। सरकार ने तो मैम जो कर दिया, बात ये है कि वो जो है जमीन के अनुपात में ले लेते कि हम बड़े, हमारे पास ज्यादा जमीन है तो हमें ज्यादा यूरिया दे दिया है। बिना जमीन के पड़ी मिलेगी। हालांकि ये प्रॉब्लम अभी लॉन्ग टर्म वाली नहीं है, शॉर्ट टर्म में इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आती है जिसमें 3-4 साल से तो कंटिन्यू आ रही है। जैसे आज हमारे कोटा में वो बिल आई थी, कहा था कि 2 रेक मंगवाई, और क्योंकि वहाँ पे मतलब महीने भर से खाद नहीं मिल रहा लोगों को, तो फसल बुआई का टाइम तो निकल गया। एक टाइम में आज कह रहे कि 2 रेक मंगवाई, मैंने वहाँ पे सेल नजर मार करी। जब सरसों बुआई का टाइम निकल गया, सबका टाइम तब कह रहे कि हाँ मंगवाई, केंद्र में वो वहाँ बैठे हैं लोग सब। अब तो कोर्ट में बैठे थे तो एक ही बात कहते थे, आईएएस जब कोई बुलाते थे ऐसे करते थे, यूं तो पकड़े थे सिर्फ ऐसे तो तुम और ऐसे तुम्हारी जनता, ऐसे तुम ऐसे तुम्हारी सरकार, बस लास्ट जाके यही कहते थे। तो हो गया है सब, पूरा सिस्टम ऐसा हो गया है ना। एक आईपीएस ऑफिसर यहाँ थे, मतलब हवाई सिंह घुमरिया, हवा सिंह घुमरिया, वो रात में ना हर जगह वो घूमते थे, ठीक है। और इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे कि अगर कहीं सट्टा हो रहा होता ना, पकड़ के जेल में, और कहीं कोई वारदात हो रही होती सीधा, तो उस समय जो अपराधी था ना वो घबराता था कि हम ये करें कि नहीं करें। तो ऐसे अगर रिस्ट्रिक्टेड पर्सन्स हों और कानून के साथ में अगर इस प्रकार के लोग हों तो ऑटोमेटिकली फिर वो आदत बन जाएगी। एक माँ अगर बच्चे को प्रोटेक्ट करती है तो वो जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो उस दलदल में चला जाएगा। और अगर वो कहते हैं ना, घर में पेरेंट्स अगर रेस्ट्रिक्टेड हैं और अगर अच्छे मॉरल सपोर्ट वाले नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली जाएगा। इस प्रकार से हम कहते हैं सिस्टम हमारा, अगर सिस्टम ऑनेस्ट है, सिस्टम अगर अच्छा काम करने वाला है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दिमागों को अदर वे में ले जाएंगे। उसके लिए भी एक लाइन है मैडम, ये आईएएस जो सिविल सर्विस वाले ना, आईएएस और आईपीएस, अगर ये प्रॉपर वे में काम करे ना, ऐसे सारा सिस्टम इसी से असली पावर इनके पास होता है। लेकिन वो कहते हैं, वो पता है, एक मिनट में बताती हूँ, है ना। मेरे बेटे को मैंने बोला, मेरे बेटे को बोला कि तुम IIT करके अपने UPSC देना। बोले मैं भ्रष्ट नहीं बनूंगा। सही बात। वो बोले कि IAS ऑफिसर बनूंगा ना तो ये जो बिजनेसमैन आएंगे ना, जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए अगर मैं जाता हूँ तो वो मुझे कहेंगे 1 करोड़ ले लो, और 1 करोड़ मेरी ज़िंदगी के लिए क्या कम है, ज़्यादा ही है। मेरी ज़िंदगी तो ठाट से निकलेगी। तो यही लोग हैं ना। और बेचारा जो नहीं लेता है ना, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बोले जाइए यहाँ से। माई फादर वॉज बैंकर, कोऑपरेटिव बैंक में थे, वो गाँव में लोन देते थे। तो आज भी मतलब जब तक वो उस फील्ड में रहे, उस बैंक में रहे, जब तक उन्होंने गाँव में, जोधपुर के अंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेज है, शेरगढ़, बालेसर, ओसियाँ, तिवरी, भरी गर्मी में भोपालगढ़, 3 घंटे आना 3 घंटे जाना, और उन एरियाज़ में जाना जहाँ पे 55 डिग्री टेम्परेचर, सही है। सुबह निकलते थे, रात में आते थे। क्यों? कि वो हार्ड ऑनेस्ट थे। वो बोले कि मैं गरीबों का पैसा लूँगा। आज अगर लोन सेंक्शन करने चले जाओ ना, तो वो जो बैंकर होगा ना, वो पहले कहेगा मुझे पैसे दें, उसके बाद में आपका लोन सेंक्शन होगा, है ना। और चूंकि गांव में गरीब किसान को देना है ना, तो एक भी पैसा नहीं लिया। तो जो दूसरे ऑफिसर्स थे, और जो व्यक्ति सच्चा होगा वो बोलेगा, वो लड़ भी लेगा, है ना। उनके सामने कितनी उनके ऊपर मैनेजर आए और गए। हार्ड ऑनेस्ट व्यक्ति तो वो सीधा बोलेगा, तो लोगों को पचता नहीं था। और वो व्यक्ति खुद कहता था कि ना, वो कहते ना मारवाड़ी में, किन माँ ने अजमो खाया हो, ये है ना, कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो। तो ट्रांसफ़र हो जाती थी, आज यहाँ, आज वहाँ, आज वहाँ, आज वहाँ। अरे ऐसे एरिया में डाल देते हैं, ऐसे एरिया में डाल देते हैं जो वो फैमिली तो बेचारी वहाँ रह रही है और वो व्यक्ति वहाँ रह रहा है। अरे मैं गांव की बात नहीं कर रही हूँ। अगर डिस्ट्रिक्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट में भी क्या होगा, सब डिस्ट्रिक्ट तो एक जैसे नहीं होते हैं। अगर उसका नहीं मैम, इसका सिंपल सा ये बात तो अपन छोड़ें, ये भी चलो बात, इससे संसाधन नहीं है जैसे राजस्थान
मैं वही तो कह रही हूँ, ज्योग्राफी। नहीं होता है मैडम, कई बार इस जाल में ऐसा फंस जाते हैं लोग के अंदर कि वो अपना चरित्र भूल जाते हैं, जमीर को बेचने लग जाते हैं। मेन बात जहाँ मैं कहती हूँ आप बिको मत। आप यार एक बात तो अपने बागीदोरा में भी लोग नौकरी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, तो क्या वो कम से कम बागीदोरा में तो नहीं करेगा? वो क्या चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई तरह कष्ट नहीं आना चाहिए, मैं तो जयपुर में बचे लोगों में अगर आप लोग रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं कहीं भी लगा। अरे भाई, अगर इतना वो सोच लेगा ना कि रहूंगा तो आईएएस, तो वो कहीं भी रह जाएगा। नंबर 1। नंबर टू मैं बात करती हूँ कि ना, आज अगर आईएएस ऑफिसर है तो वो एक छोटे से घर में नहीं रहेगा, और क्वार्टर में तो रहता ही है, लेकिन उसके ख्वाब क्या होंगे कि मेरे पास 2 करोड़ का बंगला हो, मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ाई करें, और मेरे बच्चे को वो सारी सुख सुविधाएं हो जो मिलनी चाहिए। ये आईएएस से जो है ना, मैं आईएएस की बात नहीं कर रही, मैं तो सबकी बात कर रही हूँ। वर्क करे तो उससे खौफ भाई साहब कोर्ट से हैं, मैं जजेस की भी बात कर सकती हूँ। यस, कर सकती हूँ। टीएन सेशन था हाँ। ईसीआई में तो बहुत सारे मैम अशोक खेमका का एग्जाम्पल पर टीएन सेशन को सब याद करते हैं, और सारे नेता डरते थे क्योंकि वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार वो भी डेडिकेटेड था, पूरा डेडिकेटेड था। और उसको राष्ट्रपति के लिए उसने अप्लाई किया तो लोगों ने शिवसेना के अलावा किसी ने हेल्प नहीं की। सारा विपक्ष भी एक हो गया, पक्ष भी एक हो गया, सबने मना कर दिया, नहीं ये आ गया तो हमारी तो कैसे। अरे तो ईमानदार को वोट भी नहीं देते ना, है ना। मेरे पिताजी, माय फादर वाज बैंकर, उन्होंने पूरी ज़िंदगी भाई एनएसयूआई के फाउंडर मेंबर थे, कांग्रेस को दिया। जब एक बार उन्होंने नगर निगम का टिकट लिया और चुनाव लड़े, 100 वोट आए, क्योंकि वो जो पॉलिटिशियंस ऊपर बैठे ना, बोले ये हार्ड ऑनेस्ट व्यक्ति, ये तो हमारी धज्जियां उड़ा देगा, और ये सब, ये तो मतलब स्पष्ट बोलने वाला है और स्पष्ट करने वाला है, तो पॉलिटिक्स में स्पष्ट बोलने वाला और नहीं चलता। आदमी उनकी चेन का सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है, वो उसमें उस कड़ी को नहीं जोड़ता। और चूंकि हम टीचर्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स में भी कहीं ना कहीं राजनीतियाँ चलती है ना, तो जो सीधा साधा व्यक्ति होगा, सच्चा सा, उसको कोई नहीं सुनेगा। आईएएस के पास रोडवेज को बंद करने की बहुत कोशिश कर ली। उस टाइम पे एमडी लगाया राजेश यादव और ये परिवहन मंत्री थे, इन्होंने खूब लड़ाई होती थी इनकी, खूब, लेकिन उन्होंने फिर भी रोडवेज को जिंदा रखा। अभी रोडवेज इसी में दलों चली गई और राजेश यादव 2-3 साल में एमडी ले गए। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी मानवता, सबसे बड़ी क्या, आपका ज़मीर क्या बोलता है, सही है। What kind of human being you are, ये सबसे बड़ी है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें और संवैधानिक पावर, इस कारण से वो चाहे ना ईमानदारी से काम करे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये डिफरेंस देखो मैडम, यूएसए में जब एक कोई क्राइम हुआ तो उसके ऊपर वहाँ के महापौर ने उसका पक्ष ले लिया, तो वहाँ का जो पुलिस कमिश्नर था उसने कहा साइलेंट, आप नहीं बोलोगे, ये काम मेरा, बोल दिया। हमारे यहाँ बोलता है चुप हो जाते हैं कि नहीं पता, चुप क्या हो जाते हैं, चोर मोसेरे भाई, है ना। तो कहने का मतलब है, हमने तो बहुत ज़्यादा अलग ही डिस्कशन चालू कर दिया था, चलो कोई नहीं। ये मैं अगेन मतलब अगर थ्योरी वो देना था ना, डीपीआर ना, हाँ ये लो वही दे रही हूँ मैं।